हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 3 धातु और अधातु, और इस पार्ट को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि धातु और अधातु में कौन कौन से भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं, धातु और अधातु किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, इसके अलावा धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया था। अब इस भाग में करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो जल्दी से आप अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर विकल्प हमें दिए गए हैं, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, दूसरा विकल्प है MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, तीसरा विकल्प दिया है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, और चौथा विकल्प दिया है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो यहाँ पर हम देखें कि जो AgNO3 विलयन की कॉपर के साथ में अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। कुछ इस तरह की अभिक्रिया होती है यहाँ पर कि जब हमने कॉपर को किसमें डाला है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला है, तो कॉपर क्या करेगा, इस सिल्वर को विस्थापित कर देगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर CuNO3 और जो सिल्वर है वो यहाँ पर विस्थापित हो जाती है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। यहाँ पर विकल्प हमें दिए गए हैं, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर ऊपर के सभी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर, जिंक की परत चढ़ाकर। लोहे के बर्तन के ऊपर हम जिंक की परत चढ़ाकर उसे जंग लगने से बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो विकल्प दिए गए हैं, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और लोहा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए जो है कैल्शियम, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा, और जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है, जल में विलय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम धातु। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है। क्योंकि विकल्प दिए गए हैं, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, और चौथा विकल्प दिया है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमने क्या किया है कि जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे हैं इन पर हम जिंक की बजाय टिन का लेप कर देते हैं, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो टिन कैसा होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, और इसीलिए इसका उपयोग हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। प्रश्न पूछा है कि इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हथौड़े का प्रयोग करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन से नमूने को हम हथौड़े से पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। जिसको हम पतली चादर बना सकेंगे वो क्या होगा, धातु होगा, और जो पदार्थ भुरभुरे होंगे, भंगुर होंगे, वो क्या होंगे, अधातु होंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि हथौड़े के उपयोग के द्वारा हम धातु और अधातु में विभेद कर सकते हैं। अगर इसे पतली शीट के रूप में पीटा जा सकता है तो क्या होगा, ये धातु होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी दी है हमें, बैटरी, बल्ब और तार। तो इसका प्रयोग करके हम कैसे पता लगाएंगे कि ये धातु है या अधातु। तो क्या करेंगे हम कि बैटरी, बल्ब, तार आदि का प्रयोग करके भी हम धातु और अधातु में विभेद कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम एक परिपथ का निर्माण करेंगे, और यदि परिपथ में लगाने पर नमूना विद्युत का चालन करता है और बल्ब जल जाता है तो हम क्या कहेंगे कि यह पदार्थ क्या है, धातु है, और यदि नहीं जलता है बल्ब तो हम क्या कहेंगे कि यह अधातु है। आगे हमसे प्रश्न पूछा है कि धातुओं एवं अधातु में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो ये जो परीक्षण है ये हमारे लिए उपयोगी हैं, क्यों है, क्योंकि इन परीक्षण के द्वारा धातु और अधातु के बीच अंतर किया जा सकता है, और इन परीक्षणों में क्या है, ये भौतिक गुणों पर आधारित है, इसलिए इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। तो आसानी से हम इनका उपयोग करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ धातु है और कौन सा अधातु है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण
दीजिए। तो क्या होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड? जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या लिखेंगे हम? कि वह ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण बता सकते हैं हम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो धातुएं हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होगी वे तो क्या करेगी? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, और जो धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होगी वे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। क्या लिखेंगे इसमें हम? कि हाइड्रोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील धातुएं तनु अम्ल से क्या कर देगी? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। कौन कौन सी धातुएं? जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। जबकि हाइड्रोजन की तुलना में कम क्रियाशील धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। दो उदाहरण हम बता सकते हैं, तांबा और चांदी। ये क्या करेंगी? तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? तो जब हम विद्युत अपघटनी परिष्करण करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन करते हैं, तो वहां पर जब हम एनोड बनाते हैं तो किसका बनाते हैं? अशुद्ध M धातु का। जबकि कैथोड किसका बनाएंगे हम? शुद्ध धातु M की पतली पट्टी का बनाएंगे। और यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य लेंगे हम वो किसका लेंगे? धातु M के लवण विलयन का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम धातु का क्या कर सकते हैं? विद्युत अपघटनी शोधन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। इस तरह से ये क्या कर रहा है? प्रत्युष इस सल्फर के चूर्ण को गर्म कर रहा है और जिस गैस का निर्माण हो रहा है उसे उसने इस परख नली में इकट्ठा कर लिया है। अब प्रश्न पूछा गया है गैस की क्रिया क्या होगी? सबसे पहले पूछा है सूखे लिटमस पत्र पर, तो शुष्क लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आगे पूछा है हमें आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या अभिक्रिया होगी? तो ये गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। और ये क्या करेगी? जो आर्द्र नीला लिटमस पत्र है उसे लाल कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करेगी? नमी के साथ में अभिक्रिया करेगी और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। और हम जानते हैं कि अम्ल क्या करते हैं? कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब आगे हमसे पूछा है कि ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब हमने सल्फर को क्या किया? गर्म किया, तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगी और किसका निर्माण होगा? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जब नमी के साथ में क्रिया करेगी तो किसका निर्माण होगा? यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो हम पढ़ चुके हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, ग्रीस आदि लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? तेल, ग्रीस या पेंट लगाने से सतह कैसी हो जाती है? जलरोधी हो जाती है और यह वायु और ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में नहीं आ पाती है। इससे क्या होगा? इसका जंग से बचाव हो जाएगा। जो दूसरा जो तरीका है वो क्या होता है? गैल्वेनीकरण। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा? लोहा सीधे ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आ पाता है और जंग से बचाव हो जाता है। तो इस तरह से हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो अधातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कि अधातु ऑक्सीजन के साथ में मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अभिक्रिया लिख सकते हैं हम कि जैसे सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर किसका निर्माण करती है? SO2 का निर्माण कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताइए। यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं और उनके कारण हमें यहाँ पर स्पष्ट करने हैं। तो पहला कथन दिया गया है कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये धातुएं कैसी होती है? ये चमकदार और आघातवर्धक होती है। तो जब इन पर हम चोट करते हैं तो ये टूटती नहीं है, भंगुर नहीं होती है। क्या लिखेंगे इसमें हम? कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं बहुत ही चमकदार और आघातवर्धक होती है। इसके अलावा ये जो धातुएं होती है ये जल, वायु और अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है और इसीलिए ये आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो इसीलिए इनका प्रयोग हम आभूषण बनाने के लिए करते हैं। अगला कथन है
सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये वायु और जल से अभिक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेती है और इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका जल और वायु से बचाव करने के लिए, इनसे इनका संपर्क तोड़ने के लिए इनको केरोसिन के अंदर डुबोकर रखते हैं। क्या लिखेंगे इसमें हम कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम धातु अधिक क्रियाशील धातुएं होती है। ये जल और वायु के साथ में तेजी से अभिक्रिया करती है, अतः जल व वायु से इनका संपर्क तोड़ने के लिए इन्हें क्या किया जाता है, तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। अगला कथन देखते हैं, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? हम कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम धातु कैसी है, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेती है, जो वापस क्या करेगी, इसकी पुनः ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया को रोकती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यह ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बनाता है। यह ऑक्साइड की परत बहुत स्थिर होती है और आगे एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया को रोकती है। इसके अलावा ये जो धातु है यह संक्षारक होती है, वजन में हल्की होती है और ऊष्मा का अच्छा चालक भी होती है और इसीलिए इसका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में किया जाता है। अगला कथन देखते हैं, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि धातुओं को उनके कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क के बजाय ऑक्साइड से आसानी से निष्कर्षित किया जाता है, इसलिए क्या कर देते हैं, ये जो कार्बोनेट और सल्फाइड के अयस्क हैं इन्हें ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे पूछा है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। बच्चों, हम घरों में भी जो तांबे के बर्तन होते हैं इन्हें हम नींबू से साफ करते हैं। आगे पूछा है हमें कि यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं। क्यों प्रभावी होते हैं? क्योंकि जो अम्ल है, खट्टे पदार्थों में जो अम्ल है वो इन धातुओं के ऊपर चढ़ी ऑक्साइड की परत को घोल देता है और ये बर्तन वापस से कैसे हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि तांबे के बर्तन कुछ समय पश्चात कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट की पतली परत जम जाने के कारण कैसे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। और जो खट्टे पदार्थ हैं क्या होते हैं, ये अम्ल होते हैं, ये क्या करेंगे, इस परत को घोलकर हटा देते हैं, तो इससे तांबे के जो बर्तन होते हैं ये पुनः चमकदार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातु में विभेद कीजिए। तो यहाँ पर हम धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें हम कि धातु क्या करते हैं, क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि अधातु क्या करेंगे, अम्लीय या उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ये क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। अगला अंतर है कि ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, जबकि जो अधातुएं होती है ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। धातुएं जो होती है कैसी होती है, विद्युत धनात्मक तत्व होती है, जबकि जो अधातुएं क्या है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। तो इस तरह से हम धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है और क्या करता है, उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला क्या करती है, अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है और कंगन क्या करते हैं, नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। तो वह महिला क्या होती है, बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। तो कैसा होगा वो विलयन, वह विलयन एक्वारेजिया का विलयन हो सकता है। हमने पढ़ा था कि एक्वारेजिया में हम क्या करते हैं, 3 भाग सांद्र HCl मिलाते हैं और 1 भाग सांद्र HNO3 मिलाते हैं और ये घोल कैसा होता है, अत्यंत ही संक्षारक होता है। इसके अंदर सोना जो है वो घुल जाता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब एक्वारेजिया में उस व्यक्ति ने सोने के कंगन डुबाए तो कंगन की जो बाहरी परत थी सोने की वो तो उसमें घुल गई और अंदर वाली जो चमकदार परत थी वो बाहर आ गई। लेकिन क्या हुआ कि सोने के जो कंगन थे उनका वजन कम हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति ने एक्वारेजिया के घोल का प्रयोग यहाँ पर किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो कॉपर जो होता है ये ठंडे जल, गर्म जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग करते हैं। लेकिन जो लोहा है ये क्या करता है, भाप के साथ में अभिक्रिया कर लेता है और जंग का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि कॉपर ठंडे जल, गर्म जल या भाप से क्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात क्या करती है, भाप से क्रिया करती है। और यदि गर्म पानी के टैंक में हम इस्पात का प्रयोग करेंगे तो लोहा क्या करेगा, भाप के साथ में अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाएगा। कुछ इस तरह की अभिक्रिया होगी यहाँ पर 3Fe+H2O, ये क्या बना लेंगे, Fe3O4 का निर्माण करेंगे और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस टैंक के अंदर हम तांबे का उपयोग कर रहे हैं, जबकि इस्पात का उपयोग हम यहाँ पर नहीं करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।